और इस वक्त चर्चा में ईरान की ड्रोन फैक्ट्री है जो ईरान के बाहर तैयार हो रही है। ईरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजिकिस्तान में ड्रोन का बवंडर अब शुरू कर दिया है। पुतिन को ईरान के ड्रोन से गजब की ताकत मिली है। अब ईरान उसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। सऊदी अरब ईरान के मुकाबले कैसी पावर है? क्या सऊदी अरब की फौज इस लायक है कि वो ईरान का मुकाबला कर सके? अगर ईरान ने अपने ड्रोन से सऊदी अरब पर हमला किया तो नतीजा क्या होगा? क्या युद्ध में सऊदी अरब ईरान को टक्कर दे पाएगा? ईरान की 5.25 लाख की फौज के सामने सऊदी अरब के पास 4,80,000 की सेना है। ईरान के पास 500 फाइटर जेट है, जबकि सऊदी अरब के पास 880 फाइटर जेट है। ईरान के पास 398 छोटे बड़े पानी के जहाज और फास्ट बोट है, जबकि सऊदी अरब के पास 55 जहाजों की ही नेवी है। ईरान के पास 3,700 टैंक हैं, सऊदी अरब के पास 1,000 ही टैंक हैं, लेकिन दोनों के बीच समंदर भी है, जिसे दुनिया पर्शियन गल्फ या स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के नाम से जानती है। ये वो गलियारा है जहां अक्सर ईरान अमेरिका के बड़े बड़े जंगी जहाजों को भी डराने की कोशिश करता रहा है। सऊदी अरब की फौज और खासकर उसकी एयरफोर्स ईरान के मुकाबले बहुत ज्यादा आधुनिक है। ईरान इस वक्त भी 45 वर्ष पुराने फाइटर जेट इस्तेमाल कर रहा है, जबकि सऊदी अरब के पास लेटेस्ट जनरेशन के फाइटर जेट हैं जो उसे लगातार अमेरिका से मिलते रहे हैं। बावजूद इसके सऊदी अरब को लेकर अमेरिका का हौसला भी डगमगाया हुआ है। ईरान अपने इलाके में एक बड़ी पावर बन चुका है, लेकिन इस बार अमेरिका ईरान के डायरेक्ट टारगेट पर होगा, कहना मुश्किल है। ना ही ब्रिटेन के अड्डों पर ईरान की नजर टेढ़ी होगी। ईरान इस वक्त इजराइल को लेकर काफी एक्टिव है और अपने ड्रोन के जरिए वो इजराइल तक को रेंज में रखता है। इनमें अबाबिल ड्रोन के कई वर्जन हैं और ये सूडान से लेकर इराक और यमन से लेकर सीरिया और लेबनान तक इस्तेमाल किए गए हैं। अबाबिल ड्रोन दुश्मन पर नजर रखने के लिए भी इस्तेमाल होता है और इससे दुश्मन के ठिकानों पर बमबारी भी की जा सकती है। ईरान पिछले 3 दशकों से ऐसे ड्रोन तैयार कर रहा है। इनमें अबाबिल 1 ड्रोन सुसाइड हमला करता है। इसमें 40 किलो तक विस्फोटक होता है और ये टारगेट से खुद को टकराकर उसे तबाह कर देता है। अबाबिल 2 एक सर्विलांस ड्रोन है जो दुश्मन पर निगाह रखता है और ये 30 किलो का वॉरहेड लेकर उड़ सकता है। अबाबिल 3 की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ये 100 किलोमीटर के दायरे में 5000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करता है। ये रात में भी अपने टारगेट पर हमला कर सकता है। इस वक्त चर्चा में ईरान की ड्रोन की फैक्ट्री भी है जो ईरान से बाहर तैयार हो रही है। ईरान अपने ड्रोन वाले पैर पसार रहा है और उसने ताजिकिस्तान में ड्रोन का बवंडर शुरू कर दिया है। पुतिन को ईरान के ड्रोन से गजब की ताकत मिली है। अब ईरान इसी ड्रोन पावर के लिए सेंट्रल एशिया को अपना नया बेस बनाना चाहता है। मई 2022 में ही ईरान ने ताजिकिस्तान में ड्रोन फैक्ट्री खोली, जिसमें अब अबाबिल ड्रोन बनाए जा रहे हैं। अभी तक ईरान की सुरंगों में ड्रोन का गोदाम दिखाया गया है, लेकिन अब ईरान इसका उत्पादन दूसरे देशों में कर रहा है। इसके साफ मायने हैं कि ईरान इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ड्रोन पावर या कहें कि ड्रोन लीडर बन चुका है, जिसके ड्रोन सस्ते हैं, असरदार हैं और युद्ध में खुद को साबित भी कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त ईरान यूक्रेन युद्ध में रूस की बड़ी मदद कर रहा है और दुनिया की इक्वेशन बताती है कि पश्चिम एशिया में अगर युद्ध हुआ तो यहां लगी आग में पूरी दुनिया जलने लगेगी। पश्चिम एशिया में इस वक्त युद्ध जैसे हालात बन चुके हैं और इसे देखते हुए ईरान पहले ही अपने हथियारों को यूक्रेन में भी आजमा चुका है और अब वो इसके साथ सऊदी अरब और इजराइल को भी चैलेंज कर रहा है। और चलिए अब रूस
रूस और यूक्रेन महायुद्ध से जुड़ी हुई 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। 11वें महीने में युद्ध और भी भीषण होगा। रूस के खिलाफ मैदान में अब यूक्रेन चैलेंजर टैंक उतारेगा। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया है कि यूक्रेन को जल्द ही ब्रिटेन चैलेंजर टैंक की खेप देने वाला है। रूस के विदेश मंत्री का बड़ा दावा, पिछले 24 घंटे में यूक्रेन पर रूस का बड़ा हमला, यूक्रेन के 600 सैनिकों को मार गिराने का दावा। यूक्रेन युद्ध पर क्रेमलिन का बड़ा दावा, पश्चिमी देशों के हथियार और टैंकों की सप्लाई से यूक्रेन के लोगों की बढ़ेगी परेशानी। यूक्रेन रूस युद्ध में ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान, कहा डॉनबास में लंबी और भयंकर लड़ाई का केंद्र बखमुस जैसे शहर, इस लड़ाई में बखमुस शहर पूरी तरीके से तबाह हुआ। रूस की सेना ने रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेन के ठिकानों पर किया हमला। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो, हमले में यूक्रेन के भारी नुकसान। यूक्रेन के खैरसोन में कॉम्बैट हेलीकॉप्टर तैयार, ये हेलीकॉप्टर खैरसोन के आसमान में यूक्रेन की रक्षा कर रहे हैं, मेडिकल मदद जल्द मुहैया कराने में जुटे हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास रूस के गवर्नर ने युद्ध की ट्रेनिंग ली, वैगनर ग्रुप के साथ हथियार और हैंड ग्रेनेड चलाते दिखाई दिए। यूक्रेन युद्ध में खार्किव में भारी नुकसान, रूस के हमले में खार्किव का मार्केट पूरी तरीके से बर्बाद, खार्किव के मार्केट में हर तरफ दिखी आग ही आग। रूसी हमले ने बढ़ाई खार्किव के लोगों की दिक्कत, मार्केट तबाह होने से रोजमर्रा की चीजों के लिए परेशान हो रहे हैं यूक्रेन के लोग। खार्किव का पूरा मार्केट बम धमाके में बर्बाद। फिनलैंड के विदेश मंत्री का बड़ा बयान, नाटो सदस्यता मिलने के बाद नहीं तैनात होंगे परमाणु हथियार। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, 11वें महीने में युद्ध भीषण होने वाला है, क्योंकि रूस के खिलाफ मैदान में अब यूक्रेन चैलेंजर उतार रहा है। पश्चिमी मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन को जल्द ही ब्रिटेन चैलेंजर टैंक की खेप देने वाला है, जो कि रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना को मजबूत करेगा। हथियार कितने घातक होते हैं महायुद्ध में दुनिया ने देखा। जब रूस और यूक्रेन की सेना ने एक दूसरे के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपखानों पर अपनी बारूद से नाम लिख दिया, सीमा में छिपे हर टैंक एक एक करके निस्तेनाबूद कर दिया। और इन टैंकों का दम अब और दिखने वाला है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया की खबरों की माने तो ब्रिटेन जल्द ही यूक्रेन को अपनी 4.2 मिलियन पाउंड की 10 चैलेंजर टैंक भेज सकता है। महायुद्ध के मैदान में टैंकों का घातक प्रहार किसी से छिपा नहीं है। इन 11 महीने में बंकर के अंदर बाहर, जमीन पर हलचल करते दुश्मन की नजर से छिपे हर एक टैंक को रूस और यूक्रेन की आर्मी ने जमीन में ही समाप्त किया गया। बारूदी अटैक से हजारों हजार बस्तियों को खाक में बदल दिया और अब ब्रिटेन से चैलेंजर टैंक की नई खेप यूक्रेन की मैदान में पहुंचने वाली है। ब्रिटेन से मिलने वाली चैलेंजर टैंक अपने नाम की तरह ही दुश्मन के सामने सबसे बड़ा चैलेंज होंगे। चैलेंजर 2 ब्रिटेन का घातक आधुनिक टैंक है। चैलेंजर 2 टैंक 1994 से ब्रिटिश आर्मी में है। इस टैंक में 120 mm की राइफल लगी है। चैलेंजर टैंक 7.62 mm मशीन गन से भी लैस है। इसका वजन 62.5 टन है। 2003 में इराक युद्ध के दौरान टैंक चर्चा में आया था। यानी नए साल में भी जंग तेज होने जा रही है। युद्ध में यूक्रेन की सेना महाशक्तिशाली रूस की सेना पर भारी पड़ रही है, जिसके पीछे नेटो के वो देश हैं जो यूक्रेन के गोदाम में बारूद भर रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस लगातार यूक्रेन की हथियारों और पैसों से मदद कर रहे हैं। ब्रिटेन से पहले फ्रांस ने यूक्रेन को 18 यूनिट सीजर तोप भेजी थी। यूक्रेन युद्ध में उतरी सीजर तोप को साल 2010 में फ्रांस की सेना में शामिल किया गया था और ये तोप 1 मिनट में 6 गोली दाग सकती है, जबकि इसमें एक बार में 16 गोले लोड किए जा सकते हैं। इस तोप की मदद से करीब
40 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट को निशाना बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं, गाड़ी पर लोड होने की वजह से इन्हें काफी कम वक्त में जंग के मैदान तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि ये करीब 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से फर्राटा भरती हैं। इससे पहले फ्रांस की ये तोप अफगानिस्तान, इराक और माली में अपना लोहा मनवा चुकी है। नए साल में मिले बारूदी तोहफे यूक्रेन का मैदान में दम बढ़ाएंगे। यूक्रेन को मिलने वाली इस मदद ने पुतिन की परेशानी बढ़ा दी। पुतिन की सेना ने नए साल के मौके पर कीव पर सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया था और इसके अगले दिन जेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि जेलेंस्की की सेना ने रूस के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, यूक्रेन ने जो दावा किया था उसे खारिज कर दिया गया है। सैनिकों की मौत हुई है, इस बात से पूरी तरह से रूस ने इनकार किया है। दो 2023 की शुरुआत बहुत बड़े खून खराबे से हुई है। 31 दिसंबर की रात के बाद से ही पहले पुतिन ने कीव पर नए साल के मौके पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। इसके एक दिन बाद जेलेंस्की का जवाब आया और दावा किया गया कि पुतिन के 400 सैनिक एक ही हमले में मार दिए गए। अब पुतिन का गुस्सा फिर फूटा है और दावा है कि एक बैरक में सो रहे जेलेंस्की के 600 सैनिकों का सफाया कर दिया। युद्ध के इन आंकड़ों और इतने बड़े नुकसान को देखकर किसी भी लीडर की सांसें थम सकती हैं, लेकिन इस वक्त दुनिया न सिर्फ दो लीडर का आमना सामना देख रही है, बल्कि दो कैरेक्टर की टक्कर भी देख रही है। पुतिन और जेलेंस्की का ऐसा मुकाबला आंकड़ों से आगे बढ़ चुका है। अभी रूस और यूक्रेन की तरफ से जो सर्जिकल स्ट्राइक किए जा रहे हैं, आप उसे इस युद्ध का सबसे बड़ा स्कैंडल भी कह सकते हैं। ऐसा स्कैंडल जहां दावे बहुत बड़े बड़े हैं और सबूत के नाम पर दोनों तरफ शून्य से ज्यादा कुछ नहीं है। यूक्रेन में युद्ध के बीच सैकड़ों जानें रोज जा रही हैं। इस बात पर किसी को शक नहीं, क्योंकि 11 महीने पुराने इस युद्ध में अब छिपाने जैसी कोई बात नहीं रही है। एक दूसरे के सैकड़ों सैनिकों को खत्म करने के बीच ये बात साफ हो चुकी है कि पुतिन का बदला जेलेंस्की से भी ज्यादा खतरनाक है। पुतिन जब बदला लेते हैं तो दुश्मन पानी भी नहीं मांगता। रूस बार बार इस बात का एहसास यूक्रेन को कराना चाहता है। Были вскрыты и достоверно подтверждены по нескольким независимым каналам пункты временной дислокации военнослужащих Вооруженных сил Украины в городе Краматорск. В общежитии номер 28 находилось более 700 украинских военнослужащих, и в общежитии номер 47 более 600 украинских военнослужащих. В результате массированного ракетного удара по данным пунктам временной дислокации подразделений Вооруженных сил Украины уничтожено более... ज्यादा भवन और मकानों को खतरनाक यानी कि रेड जोन श्रेणी में रखा गया। पूरी तरीके से टेढ़ी हो चुकी है। यहाँ बड़े बड़े पत्थर हैं और ऐसे में कब जमींदोज हो जाएगा कुछ पता नहीं। ये किसी भी वक्त गिर सकती है, धराशायी हो सकती है। ऐसे में यहाँ पर खड़े होना भी खतरे से खाली नहीं है।
देखिए, जोशीमठ में इस वक्त महासंकट देखने को मिल रहा है। क्या घर, क्या आंगनबाड़ी, क्या अस्पताल और क्या मंदिर, हर जगह सिर्फ और सिर्फ दरारें नजर आ रही हैं। लोग अपने घरों को छोड़ने को इस वक्त मजबूर हो चले हैं। बड़ी बात यह है कि दरारें किस वजह से आ रही है या घरों में जो पानी का रिसाव हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, ये कोई नहीं जान पाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं इस वक्त मौजूद हूं टिहरी के पिपोला खास गांव में। मैं इसलिए मौजूद हूं क्योंकि यहां पर भी हालात जोशीमठ जैसे भयावह है, लेकिन यहां पर कोई नहीं पहुंचा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूं। ये घरों में दरारें आ चुकी हैं और यहां पर कारण मालूम है, क्योंकि टिहरी झील की वजह से ऐसे हुआ है। जो पानी का लेवल ऊपर नीचे हो रहा है, ये घर की बुनियाद ही हिल चुकी है। बुनियाद का जिक्र मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आप देखेंगे किस तरीके से यहाँ पर क्रैक्स हैं, ये आप देखेंगे, और ये चौड़े होते जा रहे हैं। इसके अलावा घर में कोई मौजूद नहीं है। घर के लोग यहाँ से जा चुके हैं, पलायन कर चुके हैं और ऐसे में वो अपना सामान छोड़ के गए हैं। ये क्रैक है। अगर हम आगे आते हैं तो बड़े बड़े क्रैक्स यहाँ पर हैं। ये आप देखिए कि कितना ज्यादा गैप यहाँ पर हो चुका है। अगर मैं अपना पूरा हाथ डालती हूँ, ये हाथ नीचे आ जा रहा है। यहाँ पर कुछ बर्तन है जहां तक नजर जाएगी, ये आप देखिए कि यहाँ पर ये भी गैप है। इसके अलावा जहां तक हम जा रहे हैं, इधर भी ये दरारें पूरी तरीके से आ चुकी हैं। ये भी दरारें हैं जहां तक नजर जाती है। अगर हम बाहर आएंगे, क्योंकि एक घर का तो यहाँ से लेंटर ही पूरी तरीके से उखड़ चुका है, वो तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आप देखेंगे तो आप समझेंगे कि स्थिति क्या है, किन तकलीफों का सामना यहाँ के लोग कर रहे हैं। टिहरी जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए बेहद अच्छी तरीके से जाना जाता है, ये आप देखिए जब बुनियाद कमजोर हुई है, क्योंकि नीचे तो झील है, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये बल्लियों के सहारे था, ये पूरी तरीके से लेंटर गिर चुका है। यहाँ पर सिर्फ मलबा, ये लकड़ियां आप देख रहे हैं, ये पूरा पोर्शन छत का यहाँ से ढह चुका है। ऐसे में ये इस तरफ आप देखिए, ये पहाड़ों से इसका लिंक है, क्योंकि पहाड़ों से लिंक इसलिए है क्योंकि ये पहाड़, जब पानी का लेवल टिहरी झील में नीचे जाता है तो पहाड़ सिकुड़ते हैं और फिर जब पानी का लेवल ऊपर आता है तो खुल जाते हैं। इसका असर ये होता है कि यहाँ के मकानों में है। आप देखेंगे ये पूरा इलाका जहाँ पर मेरी मौजूदगी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कोई नहीं पहुंचा है और यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं है। इस बीच मैं आपको बताऊं, जोशीमठ में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट पहुंच चुके हैं। वो अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं और उनका ये दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि जोशीमठ का वजूद ही खतरे में है। जोशीमठ पर इस वक्त सबसे ज्यादा संकट है। ऐसे में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर अधिकारियों से वो बातचीत कर रहे हैं। आर्मी बेस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं और उन्होंने हालात का जायजा लिया है। खुद अजय भट्ट उत्तराखंड से आते हैं, स्थिति को समझते हैं। इससे पहले हमने देखा था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे थे, उन्होंने स्थिति का जायजा लिया था। अजय भट्ट यहां पर पहुंचे हैं और संकट बड़ा है। ऐसे में इस वक्त सरकार की कोशिश यही है, क्योंकि पीएम मोदी ने भी खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से बात की थी कि पहले लोगों का पुनर्वास इस वक्त प्राथमिकता है। लोगों को पहले बचाना है सर्दी के मौसम में, उसके बाद आगे की स्थिति देखी। बिल्कुल, संकट बड़ा है और इसी संकट को हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि जल्द से जल्द मदद उन प्रभावित लोगों को मुहैया कराई जा सके जो कि इस आपदा की मार से ग्रसित हैं। ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये दरअसल एक कमरा है और इस कमरे में देखिए कि छत जो है वो दीवार को छोड़ चुकी है और ऐसे में ये सीमेंट कभी भी भरभरा कर गिर सकता है। और आप देख सकते हैं कि ये कोई पैटर्न जैसा मालूम होता है, ये जो दीवार है कोई पैटर्न जैसी मालूम होती है कि जैसे यहाँ पर कोई पैटर्न बनाया गया हो, लेकिन दरअसल ये जो दीवार है वो इस वक्त दरारों से पटी पड़ी है और मोटी मोटी जो दीवारें हैं वो खत्म होने का दरअसल नाम नहीं ले रही हैं। लेकिन इसके अलावा तस्वीरें हम आपको इसके बगल वाले कमरे में भी दिखाएंगे, जल्दी से कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर भी देख लीजिए एक बार, ये भी दिखाते हैं। यहाँ पर दीवार के उस पार से इस पार दिखाई ना दे इसलिए यहाँ पर न्यूज़पेपर लगाया गया है और साफ तौर पर हम महसूस कर सकते हैं कि ये यहाँ पर सीमेंट है जो कि झड़ रही है। ये देखिए किस तरीके से हिल रही है। लेकिन एक बड़ी अपडेट इसी खबर पर हम आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में PIL दाखिल की गई थी और इसी PIL के मद्देनजर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और अब इस मामले की सुनवाई 16 जनवरी को होगी। ये बड़ी अपडेट देश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर हम आपको दे रहे हैं। जोशीमठ में आई आपदा पर जोशीमठ के जो शंकराचार्य हैं अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने PIL दाखिल की थी। इस पर सुनवाई करते हुए अर्जेंट एक्शन की मांग की थी। साथ साथ उनकी ओर से दलील ये दी गई थी कि जो बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण किया जा रहा है जोशीमठ में वो बड़ा रीजन है, बड़ा कारण है आपदा का और ऐसे में मांग की गई थी कि अर्जेंट इस पर सुनवाई की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे पास और भी अर्जेंट मैटर्स हैं और हम इसको अर्जेंट नहीं समझ रहे हैं, हम इसको 16 तारीख को सुनेंगे। हमारी याचिका ये है कि इस पूरे जो घटनाक्रम को इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और जो वहाँ पे पीड़ित लोग हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया जाए और उसके साथ साथ
एक मॉनिटरिंग कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में काम करे उसको नियुक्त किया जाए। तो उत्तराखंड में जगह जगह हमारी टीमें मौजूद हैं और ऐसे में जोशीमठ का सबसे पहले हालचाल लेंगे क्योंकि हमारी सहयोगी प्रियंका कांडपाल लगातार वहां से हमें पल पल की अपडेट दे रही हैं और क्योंकि जोशीमठ में जो कि डेंजर जोन में इलाके हैं उन्हें आज डिमोलिश किया जा रहा है। प्रियंका, क्या कुछ हलचल वहां पर दिखाई दे रही है? क्या वो 2 होटल्स जो एक दूसरे पर झुके हुए थे उन्हें डिमोलिश करने की कार्रवाई शुरू हो गई है? अंकिता, बिल्कुल अभी ये कार्रवाई शुरू नहीं की गई है क्योंकि जिस तरीके से लगातार हम अपडेट दे रहे हैं कि सीबीआरआई की टीम जब आएगी, जो बिल्डन रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम है, पहले वो इसका जायजा लेगी। क्या इंपैक्ट रहेगा इन बिल्डिंग के गिरने का, कितना मलबा रहेगा, किस तरफ को बिल्डिंग को गिराना चाहिए, तमाम ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट हैं जिस पर वहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं वो राय देंगे और उसके बाद ये काम शुरू होगा। हालांकि संभावना यही जताई जा रही है कि आज से हथौड़ा छैनी इस पर चल जाएगी। लेकिन तस्वीरें कि क्यों इसका डिमोलिशन किया जा रहा है, ये बाहर की सड़क की तरफ आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। हल्की दरार जो है वो जाते जाते गहराते हुए, सीढ़ी फाड़ते हुए आप देखेंगे कि पूरे रास्ते पर गहरी दरारें हैं और सड़क का एक हिस्सा हो गया है, होटल एक दूसरे हिस्से में हो गया है, जमीन पट गई है और यही कारण है कि इनको डिमोलिश किया जा रहा है क्योंकि ये पीछे की तरफ खिसक रहे हैं और पीछे 20 से 25 मकान जो हैं वो सीधा इनके इम्पैक्ट में है, इनके जद में है। मैं आपको सामने वाले होटल्स की भी अगर तस्वीरें दिखाऊं जिन पर इस तरीके के लाल निशान लगा दिए गए हैं क्योंकि ये भी रेड जोन आपके पास। तो यहाँ पर किस तरीके से डेंजर जोन है और मैं आपको होटल को गिराने का काम शुरू हो गया है जोशीमठ में, ये बड़ी खबर बताऊंगी। लेकिन जल्दी से तस्वीरें दिखा देती हूँ किस तरीके से बड़े बड़े क्रैक्स हैं। ये हम टिहरी में मौजूद हैं। टिहरी में आप देख सकते हैं कैसे ये सीढ़ियों में क्रैक्स आ गए हैं, ये बड़े बड़े क्रैक्स हैं और ये क्या बड़ी आपदा की आहट है, ये अंदेशा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे ये जो बरामदा है, ये आप देखिए कि ये सीमेंट कभी भी गिर सकता है। जिस तरीके से बड़े बड़े क्रैक्स आ गए हैं, काफी ज्यादा ये गैप है और ये चिंता की बात है क्योंकि यहाँ के लोग जा चुके हैं। इसके अलावा एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ, ये आप देखेंगे कि कितना ज्यादा गैप है। ये ऊपर से देखिए और अगर हम इसको हिलाएंगे तो मलबा नीचे आ जाएगा। ये स्थिति भयावह है। ये जो पूरा गैप है, यहाँ पर अगर आप ये गैप देखेंगे तो काफी ज्यादा है, जो मेरा पूरा हाथ जा रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है। पूरा गांव जो यहाँ पर 210 परिवार रहते हैं वो अब यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। बेरोजगारी भी यहाँ पर ज्यादा है। ऐसे में लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहां, मदद किससे मांगे। और इस बीच होटल को गिराने का काम जोशीमठ में शुरू हो चुका है। जोशीमठ की स्थिति हम आपको बताएं कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है, इसके अलावा एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और जो डेंजर जोन में इलाके हैं, क्योंकि जो पूरा 1.5 किलोमीटर का स्ट्रेच है वो डेंजर जोन में है। पहले साइंस वहां पर लगाए गए थे और जो टीम ने, जो उत्तराखंड सरकार ने टीम बनाई थी, उन्होंने भी यही बताया था कि पहले मलबे को गिराया जाए। ये इस वक्त प्राथमिकता है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जोशीमठ में असुरक्षित इमारतों को गिराने का काम शुरू हो चुका है। मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, इसके अलावा सीबीआरआई यानी सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम के लोग मौके पर मौजूद है और सीबीआरआई की देखरेख में ही ये सब हो रहा है। वहां पर अभी सर्वे भी किया गया और इसके अलावा हम देखें तो रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट भी पहुंचे हैं, जो पूरी स्थिति का आकलन कर रहे हैं, मौके का जायजा ले रहे हैं क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड सरकार का कहना है कि उनकी प्राथमिकता यही है कि लोगों को यहां से पुनर्वास किया जाए। यानी कि ठंड का मौसम है, जनवरी वैसे भी पहाड़ों में मुश्किल होती है, ठंड का मौसम ज्यादा लोगों को परेशान करता है, बर्फबारी काफी ज्यादा होती है। ऐसे में इस मौसम में पहले लोगों की जान बचाना, उनको सुरक्षित इलाकों में पहुंचाना, ये सरकार की प्राथमिकता है। इसी वजह से लोगों के पुनर्वास का काम वहां पर हो रहा है। जो डेंजर जोन में इमारतें हैं, जो भवन हैं, जो होटल्स हैं, उनको गिराने का काम वहां पर शुरू हो चुका है और ये सबसे अहम हो जाता है क्योंकि संकट बड़ा है। ऐसे में सभी को साथ आकर के इस संकट से निपटना होगा और इसका हल निकालना होगा। इसमें हम देखें जोशीमठ ये वो इलाका है और ये 3 तस्वीर आपके सामने है। 3 तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो टीमें मौजूद हैं, आपदा की टीमें मौजूद है, आपदा प्रबंधन को लेकर के कि अगर कोई भी मुश्किल परिस्थिति होती है, आपदा की अगर शुरुआत होती है तो फिर स्थिति से कैसे निपटा जाए, लोगों की जान कैसे बचाई जाए, लोगों को सुरक्षित इलाकों में कैसे पहुंचाया जाए। और जोशीमठ ये भारत चीन सीमा पर देश का आखिरी शहर और ग्लेशियर पर यह बना शहर है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी रफ्तार में तेजी आई है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि दरारें यहाँ पर कुछ समय में आई है, सालों से ऐसा हो रहा है, लेकिन रफ्तार बड़ी है जिसके पीछे कई कारण माने जा रहे हैं। हालांकि एनटीपीसी का प्रोजेक्ट तो है, लेकिन ये तो अभी आकलन होगा। लेकिन इस वक्त कोशिश यही है, जो इन 3 तस्वीरों के माध्यम से आपको नजर आ रहा है, सीबीआरआई इसकी देखरेख में यहाँ पर भवनों को, इमारतों को, होटल को गिराने का काम शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं पहाड़ों पर किस इस वक्त क्या स्थिति है और अलग अलग इलाके इस वक्त संकट से गुजर रहे हैं।
जोशीमठ आपदा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव हो चुका है, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि जोशीमठ की भौगोलिक स्थिति क्या है। बिल्कुल, इससे आप समझ पाएंगे कि वहां के लोगों की जो परेशानी बढ़ी हुई है वो आखिर किस वजह से। देखिए, जोशीमठ की ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये समुद्र तल से 6000 फीट ऊपर ऊंचाई पर मौजूद है जोशीमठ, पहाड़ी इलाका है। इसके अलावा आबादी अगर आपको बताएं तो देखिए करीब 20,000 आबादी जोशीमठ की बताई जाती है। बिल्कुल, इसके अलावा अगर कुल इमारतों की बात करें तो 4500 इमारतें जोशीमठ में है, जिसमें से आप जानते हैं कि बहुत सी इमारतें ऐसी हैं जो खस्ता हाल स्थिति में इस वक्त है, बीचों बीच से दरार है। और जर्जर मकानों की अगर बात की जाए जहां पर दरारें आ चुकी हैं, 600 से ज्यादा ऐसे मकान वहां पर इस वक्त बताए जा रहे हैं जो बहुत ज्यादा जर्जर स्थिति में पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और इन्हीं जर्जर स्थिति वाली इमारतों में 3000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो अभी अपना घर छोड़ने को मजबूर हैं, जिन्हें राहत शिविरों में जाने की जरूरत है और इन्हीं लोगों को दोबारा बसाए जाने की भी बात कही जा रही है। राहुल गांधी के कौरव वाले बयान पर सियासी संग्राम तेज, बीजेपी ने किया पलटवार। रोम के ज्यादा करीब होते हैं, उन्हें राम की कम ही समझ होती है। मॉस्को से गोवा रही फ्लाइट की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद विमान की जांच पूरी, नहीं मिला कोई संदिग्ध सामान। 236 यात्रियों को लेकर थोड़ी देर में गोवा के लिए उड़ान भरेगा विमान। श्रीलंका के खिलाफ 3 वनडे की सीरीज का पहला मैच आज रोहित शर्मा की कप्तानी में गुवाहाटी में उतरेगी टीम इंडिया। विराट कोहली, राहुल और हार्दिक पांड्या भी टीम में शामिल।